हम्म। ये PNID दिख रहा है तुमको? कुछ PDF शेयर किया यस है, सर। दिखा है? ओके, समझो अब इसको। ये मेरा एक टैंक रहता है, ठीक है। ये टैंक जो टरबाइन के बहुत ही ऊपर रहता है, ऊपर। मतलब जैसे कि टरबाइन तुम्हारा अगर सेकंड फ्लोर पे है, तो ये रहेगा फोर्थ फ्लोर पे, मतलब उससे और ज्यादा हाइट पे रहेगा, ठीक है। अब क्या होता है, तभी मेरा टरबाइन में ल्यूबल सप्लाई किससे होता है? लुब्रिकेशन किस चीज से होता है, कौन से पंप से होता है टरबाइन में? सर मेनली एमओपी से एमओपी। सुना है कभी NRV का नाम? ट्राई करो यार एटलीस्ट। नहीं पता तो मना करो। नो सर। NRV होता है नॉन रिटर्न वॉल्व। नॉन रिटर्न वॉल्व होता है, ठीक है। नॉन रिटर्न वॉल्व जो होता है, वो तुम्हारा एक तरफ खुलता है, ठीक है। मतलब यहाँ से जो है ऑयल, अगर मैं यहाँ से कोई ऑयल दूं, तो इस वॉल के थ्रू ऊपर नहीं चढ़ेगा, लेकिन ऊपर से जो ऑयल है इस रास्ते से नीचे आ सकता है। पर कोई चीज नीचे से ऊपर नहीं जा सकती, वो एक तरफ ही खुलेगा। तो ये एक NRV सिस्टम होता है। तो ये क्या है, ऑयल टैंक पूरा भरा रहता है ना। अब ये NRV है, ऐसा ये वॉल होता है कि यहाँ पे अगर मैं इसको कोई प्रेशर से बंद नहीं रखूं, ये गेट को किसी कोई प्रेशर देके मैं अगर बंद नहीं रखूं, तो क्या होगा, ये ऊपर वाला जो ऑयल है वो खाली होना चालू हो जाएगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब मेरा MOP, AOP या EOP, ये कोई भी पंप चलेगा, तो इस लाइन में प्रेशर रहेगा, मेरा इस लाइन में प्रेशर रहता है। तो ये लाइन से प्रेशर जो है वो इस NRV का जो है, NRV के ढक्कन को बंद करके रखता है, NRV को बंद करके रखता है। अब क्या होगा कि सपोज कोई ऐसा सिचुएशन आया जहाँ पे मेरा कोई भी पंप काम नहीं कर रहा है, किसी भी तरह का कोई भी पंप काम नहीं कर रहा है, लुब्रिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो इस यहाँ इस एरिया में प्रेशर क्या हो जाएगा? जब सारे पंप बंद हो जाएंगे तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, इस लाइन में जो है ऑयल का प्रेशर क्या हो जाएगा? जीरो। तब जीरो हो जाएगा, है ना। जब पंप का प्रेशर, यहाँ पे जो सिस्टम का प्रेशर है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, तब जो है मेरा ये टैंक है वो ड्रेन होना चालू होगा। अब टैंक थोड़ा हाइट पे है तो कुछ हेड मिलेगा, कुछ प्रेशर मिलेगा। तो वो जो है ऑयल जो है यहाँ से फिर यहाँ से इधर घूम के यहाँ आएगा, और सारा सारा बेरिंग को है वो ऑयल सप्लाई करेगा। एक्सियल बेरिंग, जनरल बेरिंग, फ्रंट बेरिंग, रियर बेरिंग, ये सबको वैसा वैसा ऑयल सप्लाई करता है ऐसे। और वो ऑयल सप्लाई कब तक करेगा, जब तक मेरा टैंक भरा हुआ है। और टैंक जब तक खाली नहीं होता तब तक वो मेरा टैंक ऑयल सप्लाई करेगा। अब बात यह सर है कि मतलब टैंक, टैंक जो होता है वो पूरा आवाज ग्रेविटेशन के। फिर से बोलो। जो ओवरहेड ऑयल टैंक होता है हम्म। वो पूरा ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, या फिर उस पे कोई पंप पंप वगैरह लगता है जो प्रेशर को नहीं, बढ़ाते पंप हैं? वगैरह, पंप पंप नहीं लगता है वहां पे। सिर्फ वो ग्रेविटेशनली आपका ऑयल को सप्लाई करेगा। ओके। ठीक है सर। तो वो पर्टिकुलरली उतना टाइम तक ही आपका ऑयल प्रोवाइड करवा पाएगा
जितना टाइम तक मेरा टरबाइन जो है वो रेटेड से बारिंग गियर पे आएगा या रेटेड से स्टैंड स्टील पे आएगा। बारिंग गियर क्या होता है? बारिंग गियर क्यों जरूरी है, कोई बताएगा? सर वो जो कुछ मैक्सिमम आरपीएम पे, जैसे टाटा स्टील पे 3000 आरपीएम पे घूमता है, वो हम्म। सर्टन उसको पे नहीं हिला के थोड़ा बीच बीच पे रुक थोड़ा के लाता लोएस्ट मिनिमम आरपीएम पे घुमाना पड़ता है जब तक आपका रोटर ठंडा नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि टाटा स्टील में ही 3000 आरपीएम पे घूमता है। मोस्ट ऑफ दी टर्बाइंस जो होती है वो अराउंड 3000 आरपीएम के लिए ही डिजाइन होती है। बट कुछ कुछ टर्बाइंस जो है वो आपका 6000 5000 वो अलग अलग टाइप का वो टर्बाइन का रोटेशन होता है। वो फिर आपका रिड्यूसिंग गियर लगा के आपका जनरेटर आरपीएम उसको जो डिजायर्ड आरपीएम है वो अचीव किया जाता है वहाँ पे। इज इट क्लियर? है। यस सर। अभी किसी को और कुछ क्वेरी इससे रिलेटेड? सो ठीक है। तो ये हम लोग का क्या है, ये क्या है, किस चीज का डायग्राम है, क्या डिस्कस कर रहे थे? कंडेंसर। हाँ, तो मैं वही सोच रहा था तुमको एक बार डायग्राम मिला तो तुम लोगों को बता देता हूँ। कंडेंसर में क्या है कि ये देखो यहाँ से ठंडा पानी आता है, ट्यूब में जाता है, ठंडा पानी गर्म पानी यहाँ से बाहर निकलता है। यहाँ से स्टीम आती है, ट्यूब के ऊपर गिरती है और ठंडी होती है और यहाँ पे इकट्ठा होता है पानी। और पानी को हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये तो तुम लोगों को मैंने बताया था, तो इसमें कुछ डाउट हो रहा हो तो बताओ ये डायग्राम समझने में। सर इसमें जो ठंडा पानी। आवाज नहीं आ रही, क्या हुआ बोलो? सर इसमें जो ठंडा पानी आता है और गर्म पानी जाता है, वो एक क्लोज लूप पे होता है, या फिर ऐसे ही आता जाता है, या गर्म पानी निकाल दे जाता है? वो एक क्लोज लूप में होता है, वो बेसिकली तुम्हारा कूलिंग टॉवर्स में होता है, कूलिंग टॉवर्स। हाँ ये देखो, एक कूलिंग टावर में वो जो पानी आता है वो हीट लेता है और कूलिंग टावर में तुम्हारा वो पानी है ठंडा होता है और फिर वापस उसको यूज किया जाता है। तो नॉर्मली पावर प्लांट में तुम्हारा कूलिंग वाटर जो है क्लोज लूप में चलता है। बट अगर ये बात करें जो सी वेज तुम्हारा कहीं बीचेस के आसपास या जहाँ पे वाटर जो है वो अच्छा क्वांटिटी में है, उसको ट्रीट करने में ज़्यादा कॉस्टिंग होता है। तो वहाँ पे बहुत से जगह ऐसा भी होता है कि पानी आता है कंडेंसर में और डायरेक्टली ऊपर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो वो एक अलग चीज़ है, वहाँ ऑक्सिलरी कंजप्शन कम होता है। यहाँ कूलिंग टावर में डालेगा, कूलिंग टावर में पानी ठंडा करेगा, फिर वापस लाएगा, तो वो एक अपना सेपरेट प्रोसेस हो जाता है। तो ये बताओ वैक्यूम कहाँ बनेगा मेरा? तो जो बीच में जो यही बनना चाहिए, ऊपर की तरफ बनेगा। जब इतना वॉल्यूम वाला स्टीम है जो कंडेंस होके पानी बन जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, जगह खाली हो जाएगी। यस सर। खाली जगह हो गई तो वहां पे क्या क्रिएशन होगा, वैक्यूम क्रिएशन होगा। अब वैक्यूम क्रिएशन होने के बाद में यहाँ पे भी तो भी कुछ वैक्यूम क्रिएशन के बाद में जो मेरा कुछ नॉन कंडेंस गैसेज रह जाती है, कुछ वाटर के अंदर जो नॉन कंडेंस गैसेज है या कुछ वेपर्स है, उन वेपर्स और नॉन कंडेंस गैसेज को जो निकालने के लिए हम लोग जिस चीज का यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इजेक्टर। तो बेसिक फंक्शन ऑफ द इजेक्टर इज टू मेंटेन द वैक्यूम जो है। अगर वैक्यूम को मेरे को मेंटेन करके रखना है तो उसके लिए मुझे इजेक्टर का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, इजेक्टर जो है वो आपका नॉन कंडेंस जो गैसेज है, जो ड्यूरिंग कंडेंसेशन पानी स्टीम जब वाटर में कंडेंस हो रहा है तो कुछ गैसेज जो रहती है वो नॉन कंडेंसिबल होती है, वो कंडेंस नहीं होती है कुछ पार्ट। तो वो सारा पार्ट को वो इजेक्टर है वो बाहर निकाल देता है। और कुछ एयर पार्ट भी रहता है सिस्टम में, ऐसा नहीं है कि पूरा आइडियल सिस्टम वर्क करता है। तो कहीं इंग्रेशन एयर इंग्रेशन हुआ है जिस तरह से भी कुछ होता है, तो वो सारा पार्ट वो सारा चीज है वो इजेक्टर के थ्रू हम लोग
बाहर निकालते हैं और अपना वैक्यूम जो है वो हम लोग मेंटेन करते हैं। तो इजेक्टर बेसिकली क्या होता है, इजेक्टर एयर और वाटर वेपर को रिमूव करता है। इसमें मल्टीपल पास होते हैं, फर्स्ट पास एंड सेकंड पास। Steam are discharged, the load and motive steam are discharged to the intercondenser and portion of the water vapor load and motive steam is condensed by the non, ये ठीक है, इसको समझो। उसमें क्या होता है, ये तुम्हारा बेसिकली ये एक इजेक्टर है। इजेक्टर में क्या होता है, इजेक्टर एक कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टाइप का सिस्टम रहता है। यहाँ पे देखो आपका, अगर जैसा मैंने बताया था तुम लोगों को कि स्टीम का अगर मैं प्रेशर रिड्यूस करूंगा नोजल के थ्रू तो क्या होगा। सर वेलोसिटी बढ़ जाएगा। वेलोसिटी बढ़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, वेलोसिटी बढ़ा। अब एक चीज बताओ कि अगर कोई तुम्हारे पास से फास्ट स्पीड से निकल के जा रहा है तो आसपास वाले चीजों को भी उड़ा के ले जाता है। अगर ट्रेन, फास्ट ट्रेन के पास में खड़े हो तो वहां पे एक वैक्यूम टाइप का क्रिएट होता है कुछ, मतलब कुछ यस। फोर्स क्रिएट होता है, सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है ना। तो बेसिकली यही चीज यहाँ पे होता है। ये जो है तुम्हारा, ये भी जो इजेक्टर सिस्टम रहता है इसमें भी एक शेल एंड हीट, उसका क्या कहते हैं, शेल एंड ट्यूब टाइप का हीट एक्सचेंजर टाइप का ही इजेक्टर होता है। उस इजेक्टर में ये रहता है कि तुम्हारा ये स्टीम है वो डायरेक्टली थ्रू द मतलब शेल साइड बहुत रैपिड स्टीम से जाता है वहां पे ये वाला जो है ना, ये एग्जॉस्ट, ये इस सेक्शन में तुम्हारा क्या है, मतलब नॉन कंडेंस गैसेज है, वेपर्स है, ये सब रहती है। तो यहाँ से पर्टिकुलर या इस जुगाड़ से यहाँ से एक लाइन निकाल दी जाती है। यहाँ से एक पाइपिंग क्रिएट किया जाता है, पाइपिंग निकाल के उस पाइप को यहाँ पे हुकअप कर दिया जाता है, इसमें डाल दिया जाता है यहाँ पे। तो जब यहाँ पे आपका स्टीम का जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगा तो वहां पे एक सक्शन क्रिएट, प्रेशर क्रिएट करेगा जो नॉन कंडेंस गैसेज है और वाटर वेपर से उनको भी बाहर जो है वो एटमोसफियर में निकाल के छोड़ देता है। तो ये एक तरह का उसका बेसिक कंस्ट्रक्शन रहता है। इज इट क्लियर। सर और एक बार बता दीजिए ना। हाँ, हम्म, ये तुम्हारा नोजल है ना, और ये जुगाड़ है। अब क्या है कि स्टीम, स्टीम इस पाइप से निकलेगा, स्टीम जो है पाइप से निकलेगा, यहाँ पे आपका स्टीम का प्रेशर ड्रॉप होगा। प्रेशर ड्रॉप होने से वेलोसिटी इंक्रीज होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो यहाँ से स्टीम जो है वो तेजी से निकलेगा। अब यहाँ पे अगर मैं कोई लाइन जोड़ देता हूँ तो वहाँ उसके आसपास लाइन में वो क्या करेगा, सक्शन क्रिएट करेगा। वो सक्शन क्रिएट करते हुए अगर वहां पे अगर कुछ भी पार्ट है, कोई चीज है, तो उसको भी अपने साथ खींच के बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे क्या है, वो कंडेंसर का जहाँ पे नॉन कंडेंस गैसेज जहाँ पे रहती है वो पार्ट यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाता है। तो जब यहाँ पे वेलोसिटी जब इंक्रीज होता है तो वो वेलोसिटी के साथ साथ वो उसको भी नॉन कंडेंस गैसेज और वाटर वेपर्स को भी निकाल के बाहर फेंक देता है। नॉन कंडेंसिबल गैसेज और वाटर वेपर्स को भी बाहर निकाल देता है। नहीं समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया, किसी को नहीं आया क्या, सोमेश। सर मतलब वहां पे थोड़ा वैक्यूम हो जाता है और उसको सक्शन करके फिर आगे कर देता है ना। और वो ऑटोमेटिक सक कर देता है। तो यूट्यूब पे देखता रुको तुमको कुछ समझाने के लिए कुछ वीडियो मिल जाए, सेक्टर वर्किंग।
अरे यार अभी कुछ मिल नहीं रहा है, थोड़ा देखना पड़ेगा, वो ढूंढना पड़ेगा। लेकिन एक बार तुम लोग फिर से मैं क्लियर करता हूँ इसको। देखो ये यहाँ से स्टीम आया, स्टीम जो है वो स्पीड से निकलेगा, तो इसके आसपास कुछ भी कनेक्शन रहेगा ना, तो वहाँ उस कनेक्शन में कुछ भी रहेगा, कुछ भी चीज रहता है तो उसको भी साथ में से खींच के निकाल लेगा। तो वही बेसिक प्रिंसिपल तुम्हारा इजेक्टर काम करता है। कुछ तो क्लियर हुआ होगा इजेक्टर के बारे में, या अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार? हो गया सर, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना? ये देखो, मिल गया। ये दिख रहा है? यस सर। देखो यहाँ से तुम्हारा आ जाओ ना, ये जो पोर्शन है, यहाँ से तुम्हारा क्या आ रहा है? स्टीम आ रहा है ना, स्टीम। स्टीम आ रहा है, स्टीम का जो है हायर वेलोसिटी है। यहाँ पे तुम्हारा क्या है? एयर। वो जो कंडेंसर में जहाँ वैक्यूम बन रहा था, वो सेक्शन यहाँ से कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ से कनेक्टेड है। अब क्या होगा कि जब यहाँ से आपका वो प्रेशर क्रिएट करेगा, यहाँ पे आपका वेलोसिटी बढ़ेगा, फास्ट वेलोसिटी बढ़ेगा, तो यहाँ पे एक सक्शन प्रेशर क्रिएट करेगा। तो यहाँ सक्शन प्रेशर क्रिएट किया तो आपका जितना भी ये पाइप में नॉन कंडेंस गैसेस था वो इसके साथ में खींच के वो भी बाहर निकल जाएगा। तो बस इतना ही फंक्शन है, कुछ ज्यादा बड़ा इंजीनियरिंग नहीं है इसमें। यस सर, समझ गए। हम्म। तो अभी हम आज पढ़ते हैं गवर्निंग सिस्टम। गवर्निंग सिस्टम किसी ने कुछ बताया तुम लोग पता हो तो बताओ, क्या होता है गवर्निंग? ये जनरली जो भाल वगैरह होता है उनको क्लोज, ओपन एंड क्लोज करता है। कोई पढ़ा है क्या इससे पहले? कल आप बोले थे इस। सर कल ही आप हम्म। बता रहे थे सर। अच्छा, मैं ही बताया था क्या? तो गवर्निंग सिस्टम ये है कि आपका स्टीम जो है एंटर करना है टरबाइन के अंदर। तो स्टीम एंट्री के टरबाइन के अंदर जो स्टीम एंट्री है, उसको कंट्रोलिंग का जो प्रोविजन है वो थ्रू गवर्निंग होता है। और वो किस तरह से किया जाता है वो अभी पहले पुराने जमाने में किस तरह से होता था, या किस तरह से डिवाइड है, उसके बारे में हम समझेंगे। जैसे कि बताया था मैंने तुम लोगों को कि अगर आपका स्टीम जो है टरबाइन के अंदर उतना ही मेरा रिक्वायरमेंट रहेगा जितना मेरा लोड बनेगा। अगर मैं लोड से ज्यादा स्टीम दूंगा तो टरबाइन जो है वो ओवर आरपीएम पे घूमेगी, 3000 की जगह ज्यादा बढ़ेगी। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर कभी भी टरबाइन या जनरेटर, सॉरी जनरेटर, नॉर्मली तो जनरेटर जो है वो टरबाइन से कनेक्टेड रहता है। तो अगर टरबाइन को रिक्वायर्ड आरपीएम से ज्यादा घुमाएंगे, तेज घुमाएंगे, तो क्या होगा? रोटर बाहर फेंक देगा पूरा ही उखाड़ के। वो इतना वाइब्रेशन उसको हैंडल नहीं कर पाएगा ज्यादा स्पीड पे। और उससे पहले प्रोटेक्शन ये आता है कि अगर मैं किसी भी चीज का स्पीड ज्यादा बढ़ाऊंगा और लोड वही रखूंगा, तो अगर ज्यादा स्पीड पे लोड बनाऊंगा तो आपका जो भी लोड बनेगा उसका जो फ्रीक्वेंसी है, हम लोगों का फ्रीक्वेंसी कितना रहता है लोड का, जो भी सप्लाई होता है उसका फ्रीक्वेंसी क्या है एसी सर करंट का? 50 हर्ट्स। एग्जैक्टली exactly। तो अगर आपका ये स्पीड जो है जो भी प्राइम मूवर है या जनरेटर्स है उनका स्पीड अगर बढ़ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगा। और अप्लायंसेस को जो भी हम लोगों को ग्रिड में सप्लाई करना है इलेक्ट्रिसिटी, वो ग्रिड में हम नहीं दे पाएंगे और ग्रिड से आउट हो जाएगा और टरबाइन ट्रिप हो जाएगी। एक प्रोटेक्शन पार्ट है वो, ठीक है, वो एक अलग चीज है। So basically, the main function of governing governor is to adjust the steam entry into the turbine to maintain the desired speed of the turbine। तो टरबाइन का जो गवर्निंग सिस्टम होता है उसका यही फंक्शन है कि हमको डिजायर्ड स्पीड मेंटेन करनी है टरबाइन की। तो नॉर्मली इससे पहले एक चीज समझ लो कि टरबाइन में, अब बताओ, 1 मेगावाट बनाने के लिए मुझे पर्टिकुलर एक्स स्टीम की जरूरत है, ठीक है। अब 2 मेगावाट बनाने के लिए मैंने स्टीम बढ़ाई, 2 मेगावाट बनाने के लिए
मुझे स्टीम बढ़ानी पड़ती है, बट रोटर तो मेरा सेम है, ठीक है, रोटर मेरा सेम है बट स्टीम मैंने ज्यादा डालनी पड़ रही है, तो क्या टरबाइन का आरपीएम और ज्यादा भागेगा नहीं उसमें? ये किसी ने सोचा है? मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ, तुमको समझ में आ रहा है कि अगर मैंने, सोचो कि मुझे 1 मेगावाट बनाने के लिए 4 टन स्टीम का रिक्वायरमेंट है, उसी प्लांट के लोग बोलते हैं कि भाई 2 मेगावाट बनाने के लिए आपको 8 टन स्टीम डालना पड़ेगा टरबाइन में, ठीक है। अरे भाई रोटर सेम है, टरबाइन वही है, अब आपका चलो इलेक्ट्रिसिटी तो बढ़ा दिया, बट 1 मेगावाट में आपने 4 टन डाला, 2 मेगावाट में आपने 8 टन स्टीम डाली, तो 8 टन स्टीम डालने से क्या आपका टरबाइन जो है वो और ज्यादा स्पीड पे नहीं भागेगा? सर इस टीम को हम स्लोली स्लोली सर भेजेंगे कंट्रोल कर। नहीं देखो, इसका जो है कॉज वो ये होता है कि जब भी मैं लोड कैसे जनरेट होता है, जनरेटर जब घूमता है तो उसके चारों ओर क्या बनता है, जनरेटर के चारों ओर क्या होता है, पोल्स होते हैं, मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, जनरेटर में होते हैं मैग्नेटिक पोल्स, ठीक है। अब मैग्नेटिक पोल्स जो जनरेटर जब घूमता है तो वो मैग्नेटिक पोल्स को मैग्नेटिक फ्लक्स को काटता है, जैसे जैसे वो मैग्नेटिक फ्लक्स को काटेगा तब तुम्हारा उसके अकॉर्डिंग जो है वो लोड जनरेट होगा। तो अगर तुमने जनरेटर को कमांड दिया भाई 1 मेगावाट बनने का, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो उतने ही बनेंगे, ठीक है। और डिटेल कुछ और अंदर होता होगा, आई डोंट नो, मैं उतना इलेक्ट्रिकली साउंड नहीं हूँ, बट बेसिक जो फंडा मुझे पता है वो बता रहा हूँ। तो नॉर्मली ये होता है कि जनरेटर को घूमने में तुम्हारा टॉर्क ज्यादा लगेगा, ठीक है, ज्यादा टॉर्क लगेगा। अब 1 मेगावाट पे, अब जैसे ही तुमने 2 मेगावाट तुमने बढ़ाया, तुमने जैसे ही बोला कि मुझे भाई जनरेटर मुझे 2 मेगावाट बना के दे, तो बोलेगा ठीक है, 2 मेगावाट बनाने के लिए क्या होगा, जनरेटर आपको आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, उस टरबाइन को घूमने, जनरेटर का जो रोटर है उसको घूमने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वो जनरेटर 2 मेगावाट के मैग्नेटिक फ्लक्स डालेगा, तो क्या आपको स्टीम की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी? अब क्लियर समझ में आ रहा है कि मेरा स्टीम का रिक्वायरमेंट कैसे बढ़ता है कैसे घटता है? जितना मेगावाट बनाओगे उतना मेरे को फ्लक्स काटने के लिए ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी, तो स्टीम का रिक्वायरमेंट है वो उसके अकॉर्डिंग ज्यादा लगता है। नहीं, समझ में नहीं आया? सर स्टीम तो ज्यादा लगता है, पर ये स्टीम तो फ्लो तो उसका कुछ सटन होगा ना, कि एक नोजल से सटन टाइम पे इतना ही स्टीम फ्लो करता होगा। हम्म आपका नोजल गवर्निंग वो अलग है, वो देखो, अब तुम जितना स्टीम दोगे अंदर एंटर करवाओगे, एक तुम्हारे पास वॉल लगा दिया मैंने, है ना, एक वॉल लगा दिया, एक वॉल लगा दिया, उस वॉल, पहले जो वॉल लगा हुआ है उस वॉल से तुम भेजोगे ही उतना स्टीम, तो नोजल के थ्रू कितना जाएगा, है ना? ऐसा तो नहीं है कि मैं भर के भेज रहा हूँ। तो मेरा एक सिस्टम लगा दिया, एक वॉल लगा दिया है, वहां पे वॉल से जितना स्टीम जाएगा, जितना स्टीम चाहूंगा उतना ही भेज सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि पूरा भर भर के जितना भेजना है उतना ही भेजूंगा। तो ये होता है, अगर आपने सारा स्टीम एक साथ दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, मेगावाट ज्यादा बन जाएगा एकदम से, टरबाइन घूमने लगेगा, प्रेशर बढ़ने लगेगा। तो हम लोगों का क्या होता है, अगर हम टरबाइन में लोड बढ़ाएंगे, टरबाइन में लोड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो मैंने तुम लोगों को एक बेसिक फंडा बताया, भाई देखो, मेरा 4 टन स्टीम जा रहा है, 4 टन स्टीम जा रहा है, 1 मेगावाट बनता है 4 टन पे। फिर कोई ऑपरेटर बैठा है, ठीक है, ऑपरेटर को बोला भाई कमांड दो कि भाई 2 मेगावाट बना के दो मुझे फटाफट, 2 मेगावाट। तो उसने 2 मेगावाट का सेट पॉइंट दिया टरबाइन में, उसने जैसे ही लोड बढ़ाया टरबाइन में तो क्या होगा, अगर लोड बढ़ाया तो क्या स्टीम होगा भी बढ़े। मेरा, नहीं स्टीम बढ़ेगा नहीं, ऑटोमेटिक तो बढ़ेगा नहीं ना, आपका वो फ्लक्स जो है वो जनरेटर से ज्यादा बनना चालू होगा, टॉर्क जो है वो ज्यादा पड़ेगा, टॉर्क ज्यादा पड़ेगा तो क्या होगा, टरबाइन का जो आरपीएम है वो डाउन आना चालू होगा, यही होता है, टरबाइन का आरपीएम डाउन होना चालू हो जाएगा, फिर उसके बाद में वो कंट्रोल वाल को लगेगा कि भाई टरबाइन का स्पीड तो कम हो रहा है, वो 3000 से नीचे जा रहा है, मुझे और स्टीम भेजना पड़ेगा, तो वो एक वो ही उसके बीच की कहानी है गवर्निंग, ये जो है सिस्टम कैसे मेंटेन करना है, इसके बीच की कहानी है पूरा गवर्निंग सिस्टम। तो यही होता है, देखो, लोड इंक्रीजेस, अगर लोड बढ़ाया तो जो टरबाइन का आरपीएम है वो डिक्रीज होगा, टरबाइन का आरपीएम जब डिक्रीज होने लगेगा
तो स्टीम फ्लो है वो हम लोग बढ़ाएंगे तब जाके टरबाइन का आरपीएम है वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। ये स्टेटमेंट अभी तक किसी को कंफ्यूजन है तो अभी पूछो, फिर वापस मैं तुम लोगों को समझा दूंगा, नहीं तो। मतलब पहला कंडीशन पे जो 1 मेगावाट के लिए जो हम 4 लीटर स्टीम डाल रहे थे, तो हम्म, उसको भी मतलब ये गवर्निंग कर रहा था, ये जो गवर्निंग सिस्टम। उसके बाद जो 8 मेगावाट चाहिए, वो काम भी वही गवर्निंग सिस्टम से ही हो रहा है। वही गवर्निंग सिस्टम से हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, लोड डिक्रीज होगा। सर 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 एक हाँ। डाउट है। हम्म। सर जब हम लोग स्टीम बढ़ाएंगे मतलब स्टीम का क्वांटिटी, तो आरपीएम आरपीएम तो बढ़ना चाहिए ना सर, तब ना जाके स्टीम ज्यादा बनेगा। नहीं, अब मैं अब चीज बताता हूँ, अब सुनो। टी मैंने इसीलिए तुम लोगों को समझाया था। अब ये क्या है, जनरेटर में क्या होता है, अगर 1 मेगावाट दोगे तो वो अपोजिट रिएक्ट अपोजिट एक फोर्स लगाएगा तुमको, जनरेटर को घूमने नहीं देगा, एक ताकत लगाता है। जनरेटर में क्या होता है, जो फ्लक्स होता है वो एक तुम्हारा फोर्स लगाता है कि भाई जनरेटर को मैं घूमने नहीं दूंगा। तो तुम स्टीम डाल के ताकत दोगे, वो एक एनर्जी दिया, वो एनर्जी से तुम्हारा जो टरबाइन है घूम रहा है, ठीक है। अब भाई 1 मेगावाट बनाने के लिए उतनी एनर्जी लगी। अब जैसे ही तुम जनरेटर को 2 मेगावाट के लिए बोले, जनरेटर ने डबल टॉर्क लगाया। जो 1 मेगावाट के लिए टॉर्क लग रहा था उससे डबल टॉर्क लगाया, बोले नहीं मैं घूमने नहीं दूंगा। तो फिर मैंने और स्टीम डाली कि नहीं नहीं नहीं, घुमा के ही रहूंगा। तो आपने जस्ट डबल स्टीम डाली या उसके रेस्पेक्ट में और स्टीम डाली। तो टरबाइन अभी क्या होगा ना, पहले जैसे तुम 2 मेगावाट का कमांड दोगे तो वो जनरेटर अपना टॉर्क जनरेट करेगा। तो अब क्या है, तुम्हारा टरबाइन का आरपीएम डाउन आना चालू हो जाएगा। टरबाइन का आरपीएम जब डाउन आना चालू हो जाएगा तो उसी कंडीशन में तुमको स्टीम फ्लो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो टॉर्क लगा रहा है, 2 मेगावाट बनने देगा नहीं। तुमने कमांड तो दे दिया 2 मेगावाट का, तो 2 मेगावाट के हिसाब से जनरेटर तुम्हारा पावर लगा रहा है, रोटर को रोकने की कोशिश कर रहा है 2 मेगावाट से, 2 मेगावाट के पावर से रोकने की कोशिश कर रहा है। बट तुम्हारा 2 मेगावाट जब तक नहीं बनेगा जब तक तुम उसका फ्लक्स काटोगे नहीं। तो क्या होगा कि जब जनरेटर है वो तुम्हारा 2 मेगावाट के हिसाब से जो है ताकत लगा रहा है रोटर को रोकने के लिए, तो सेम टाइम पे तुम्हारा क्या होगा, टरबाइन का स्पीड कम होगा क्योंकि वो ताकत ज्यादा लगा रहा है। तो जैसे ही स्पीड कम होना चालू होता है तब तुम्हारा अलग से वापस स्टीम का रिक्वायरमेंट आता है, तब स्टीम बढ़ता है और स्टीम बढ़ता है, फिर तुम्हारा 3000 आरपीएम पे आके फिर वो मतलब स्टीम फ्लो बढ़ाते हैं, तब हम लोगों का जो है आरपीएम वो बढ़ने लगता है। उसी अगर सेम कंडीशन में क्या होगा, अगर उसका रिवर्स कर दिया जाए, अगर मैं 2 मेगावाट पे चल रहा हूँ और मैंने सीधा 1 मेगावाट का कमांड दिया, भाई मैंने कहा कि मेरे को 1 मेगावाट ही चाहिए, 2 मेगावाट मत बनाओ। तो अब क्या है कि स्टीम का फ्लो तो ज्यादा जा रहा था। तो जैसे ही आपने 2 मेगावाट से 1 मेगावाट किया, जनरेटर ने ताकत जो अपोज करना था वो कम कर दिया। भाई वो अब पहले 2 मेगावाट के हिसाब से ताकत लगा रहा था, अब 1 मेगावाट के हिसाब से ताकत लगा रहा है। तो अब क्या होगा कि टरबाइन का स्पीड है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने जो स्टीम का फ्लो है वो 2 मेगावाट के हिसाब से दे रखा है, लेकिन आपको चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 1 मेगावाट के ही हिसाब से रोक रहा है जनरेटर। तो जब टरबाइन का स्पीड बढ़ने लगेगा तब आपका स्टीम का जो फ्लो है वो वापस आपको कम करना पड़ेगा, ताकि आपका जो टरबाइन है कांस्टेंट स्पीड पे चले। तो सर कभी ब्रेकडाउन नहीं होता है ज्यादा, हम लोग ज्यादा स्टीम जनरेट करने का चक्कर में, मतलब 2 से 3 मेगावाट कैसे भी ज्यादा इस- कैसे? मतलब सर अगर हम लोग ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे तो कभी ब्रेकडाउन नहीं होता है, मतलब अगर स्टीम का आरपीएम एकदम, टरबाइन का आरपीएम एकदम ही कम हो जाए तो। वही तो कहानी है तुम्हारा गवर्निंग सिस्टम, उसी चीज को बैलेंस करने के लिए हम लोगों का जो है सिस्टम होता है गवर्निंग सिस्टम, जो वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल थिंग इन द टरबाइन। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ना है, कैसे होता है, क्या होता है, क्यों नहीं होता। तो ये जो वीडियो दिख रहा है तुम लोगों को, यस सर। ये मैकेनिकल गवर्निंग है। अब इसमें क्या क्या चीज है देखो, इस वीडियो को थोड़ी देर पॉज कर देता हूँ। अब ये वाला देख लो, ये वाला, इस वीडियो में क्या हो रहा है, कोई समझ जाए तो बताओ मुझे। पहले देखो समझो जादो, कुछ समझ में आया तो बताओ। वीडियो ऑफ है सर। वीडियो ऑफ है रे भाई।
हाँ, ये तुम लोग गवर्निंग सिस्टम वाला नहीं दिख रहा है, ये गोल गोल घूमते हुए? नहीं नो सर, सर, अभी नो सर। यूट्यूब का पेज पे है। एक्यूमुलेटर में। तुम लोगों को क्या दिख रहा है? ये गवर्निंग सिस्टम लिखा हुआ स्लाइड दिख रहा है? यूट्यूब के पेज पे है। नहीं सर। अच्छा, अभी सर भी यूट्यूब YouTube दिख के रहा पेज है। पे हो क्या? ओके 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 ओके, जस्ट एक सेकंड। ये वाला दिख रहा है गवर्निंग सिस्टम अभी? यस सर। हाँ देखो, ये वाला वीडियो दिख रहा है। पहले इसको देखो, अब इसको देखो। ये इस वीडियो को समझने की कोशिश करो, क्या है इसमें क्या हो रहा है। सर इसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो रहा है सर। हम्म, देखो, अगर सोचो, ये जो तुम्हारा शाफ्ट है ना, ये जो शाफ्ट, ये सर जो जैसे जो शाफ्ट, लोग स- बोलो। अ, सर जो डाइवर लोग सर जो ऊपर से सर जंप करता है ना सर पानी में गिरने के टाइम, सर वो लोग हम्म बॉडी को ज्यादा फैला लेता है सर, तो फिर वो लोग का रोटेशन सर कम हो जाता है, और करीब रखता है बॉडी को सर रोटेशन ज्यादा होता है, उसी टाइप का हो रहा है सर। हम्म तो ये क्या हो रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होता है, जैसे जैसे ये जो है ना, ये पर्टिकुलर जो तुम्हारा चीज है, ये दो है ना, दो फ्लाई बॉल्स है, फ्लाई बॉल, ठीक है। ये दोनों फ्रीली मूवमेंट करता है, फ्रीली। और ये जो रॉड है उससे कनेक्टेड है। तो अगर मेरा किसी पेन के मतलब तुम लोगों ने देखा ही होगा, किसी को अगर पेन से कुछ बांध के अगर जोर जोर से घुमाओगे पेन को, तो चारों तरफ ये जो बॉल्स है वो तुम्हारा ऊपर की तरफ घूमना चालू हो जाएगा। एक एक टाइम आएगा, तुम्हारा बॉल है इधर, और इधर पूरा ऐसा ये डायरेक्शन में हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जैसे देखो इसमें हो रहा है ये देखो, ये जैसे जैसे स्पीड बढ़ रहा है, ये जो है पर्टिकुलर चीज, जो स्लीव है वो ऊपर हो जा रहा है, ये बॉल है वो ऊपर की तरफ उठ जा रहा है, जैसे इसमें उठ रहा है तुम्हारा। देखो जैसे जैसे स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, ये देखो स्लीव ऊपर आ रहा है। जैसे जैसे स्पीड डाउन हो रहा है, ये स्लीव जो है नीचे आ रहा है ना? यही एक प्रिंसिपल है गवर्निंग का। अभी इसमें कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये जो स्लीव ऊपर यस नीचे सर। हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? तुम्हारा जो फ्लाई बॉल्स है वो किस तरह से हो रहा है। तो अब सोचो, ये जो है, ये पर्टिकुलर इसके साथ में क्या कर दिया इसने, एक अरेंजमेंट दे दिया, एक वॉल दे दिया है। ये वॉल क्या हो रहा है, जैसे जैसे इसका ये स्पीड ओपन बढ़ रहा है क्लोज तो होता वॉल क्या हो रहा है, इसका स्पीड बढ़ रहा है तो वॉल के साथ क्या हो रहा है? है, ओपन हो रहा है। नहीं, स्पीड बढ़ रहा है तो वॉल के साथ क्या हो रहा है? ध्यान से देखो, क्लोज क्लोज हो रहा है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ रहा है वॉल क्लोज हो रहा है, और जैसे जैसे स्पीड कम हो रहा है क्या हो रहा है वॉल के साथ में? ओपन हो रहा है। बस। अब ये अगर मैं सिस्टम टरबाइन के साथ में कनेक्ट कर दूं, ये क्या होता है कि ये वाला जो पर्टिकुलर सिस्टम है, इसमें क्या होता है, ये सिस्टम को टरबाइन का अगर किसी गियर के द्वारा टरबाइन का रोटर के साथ में कनेक्ट कर दो, है ना, इसी सिस्टम को टरबाइन का रोटर के साथ में कनेक्ट कर दूं, तो क्या होगा? जब ज्यादा स्पीड से रोटर घूमेगा तब वो भाल ऑयल। वॉल क्लोज हो जाएगा, यस सर। तो टरबाइन में स्टीम कम जाएगी। और रोटर का स्पीड अगर कम आया तो क्या होगा? वो भाल ओपन हो जाएगा फिर से। वाल ओपन हो जाएगा और टरबाइन में स्टीम ज्यादा जाएगी। सर सर और खास बात है Yes, सर sir. ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऑटोमेटिकली हो जाए, तुमको कुछ करना ही नहीं है भाई, स्टीम ऑटोमेटिकली सेट हो जा रहा है उसी में, है ना? तो ये है इसकी कहानी। ये होता है गवर्निंग सिस्टम। तो ये कौन सा गवर्निंग सिस्टम है? मैकेनिकली एक्शन हो रहा है निकल। पूरा टोटल ना, तो इसको होते हैं मैकेनिकल गवर्नर। अब इसने लिखा क्या है, क्या बोल रहा है इसमें, गवर्निंग सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज द गवर्निंग सिस्टम? टू रेगुलेट द स्पीड ऑफ टरबाइन एट वेरियस लोड इन ए आइसोलेटिंग सेट। टरबाइन का जो है लोड है, वो स्पीड है, उसको अलग अलग लोड पे हम लोगों को जो मेंटेन करना होता है वो होता है।
टू रेगुलेट द लोड एज पर द फ्रीक्वेंसी डिमांड व्हेन वर्किंग इन ए ग्रिड नेटवर्क। ठीक है, जब भी हमारा क्या होता है नॉर्मली, वो एक जैसे कि अगर डायरेक्ट तुम्हारा ग्रिड से कनेक्टेड है, तो जब भी तुम्हारा फ्रीक्वेंसी अगर डाउन होगा, अगर किसी टरबाइन से ज्यादा लोड कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा, या मतलब स्पीड तुम्हारा डाउन आना चालू हो जाएगा, ज्यादा लोड खींचेगा तो फ्रीक्वेंसी भी डाउन आएगा। तो फ्रीक्वेंसी जब डाउन आएगा तो मतलब तुम्हारा स्पीड भी डाउन है, तो उसको और ज्यादा स्ट्रीम प्रोवाइड करेगा, तो लोड भी बढ़ेगा, तो और तुम्हारा आरपीएम भी बढ़ेगा, और उस टाइम पे फ्रीक्वेंसी भी मेंटेन होगा। टू प्रिवेंट एंड प्रोटेक्ट द टरबाइन फ्रॉम ओवर स्पीडिंग। अब ये प्रिवेंट एंड प्रोटेक्ट द टरबाइन फ्रॉम ओवर स्पीडिंग कैसे करेगा, जब आपका स्ट्रीम ज्यादा जाएगा ही नहीं अंदर, जब स्ट्रीम को वो अपने हिसाब से भेजेगा, तो टरबाइन जो है वो ज्यादा आरपीएम पे घूमेगा नहीं, तो तुम्हारा टरबाइन का आरपीएम है वो ओवर स्पीड होगा ही नहीं। टू अलाउ ऑनलाइन टेस्टिंग ऑफ वेरियस सेफ्टी प्रोटेक्शंस। ऑनलाइन टेस्टिंग में भी आपका जब भी टरबाइन वो जब भी चलता है रनिंग में, तो वेरियस प्रोटेक्शंस को हम लोग चेक करना रहता है, तो उसमें भी नॉर्मली ये काम आएगा। टू इनेबल द ट्रिपिंग ऑफ टीजी सेट इन प्रिवेंट ऑफ एक्चुएशन द प्रोटेक्शन। मतलब ये बोल रहा है कि इसके साथ में बहुत सारा ट्रिपिंग भी अटैच कर लिया जाता है। जब ट्रिपिंग इस तरह से अटैच कर दिया जाता है कि जैसे ही कोई टरबाइन का कोई पर्टिकुलर प्रोसेस पैरामीटर या कुछ आउट हो जाता है, तो वो आउट होने पे ये डायरेक्टली उसको कमांड दे देगा कि आपका जो है सिस्टम को बंद करने का कमांड दे देगा। तो वो गवर्निंग सिस्टम में उस तरह का कुछ और अरेंजमेंट्स रहते हैं, जिससे आपका स्टीम सप्लाई इमीडिएटली वो बंद कर देगा और टरबाइन का जो आरपीएम है वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो राइट नाउ दैट इज द व्हाट आर द बेसिकली टाइप्स ऑफ द गवर्निंग सिस्टम। तो हम लोगों ने जो वीडियो जो घूमते हुए देखा है जो सिस्टम को, उसको क्या बोलेंगे, वो कौन सा टाइप का गवर्नर है, मैकेनिकल टाइप का। अब मैकेनिकल टाइप का जो गवर्निंग सिस्टम है उसको आगे और इन्होंने फाइन किया। बेटर कंट्रोलिंग, हमेशा नया नया इम्प्रूवमेंट्स होता रहता है, सिस्टम को मतलब देखा जाता है। तो फिर उन्होंने आगे और सिस्टम को बढ़ाया, तो उन्होंने बोला नहीं यार, हाइड्रो मैकेनिकल टाइप का कुछ गवर्निंग बताते हैं। तो हाइड्रो मैकेनिकल टाइप का गवर्निंग सिस्टम बनाने के लिए इन लोगों ने एक पर्टिकुलर क्या किया कि इसमें ऑयल का भी यूज किया। तो ऑयल में क्या होगा कि ज्यादा डैम्प नहीं आएगा, जो वॉल है वो प्रॉपरली ऑपरेट होगा। तो ऑयल प्रेशर का यूज किया। ऑयल प्रेशर का यूज यूं किया कि उन्होंने जो वॉल है उसका, अगर मैं देखता हूँ कैसे कोई डायग्राम मिल जाए तो एक सेकंड। ये वाला दिख रहा है तुमको, वाई फ्लाई वेट्स आर ड्रिवन एट हायर रोटेशनल स्पीड देन द इंजन। दिख रहा है? यस सर। तो अब इन लोगों ने क्या किया, ये देखो, ये सेम तुम्हारा दो फ्लाई व्हील है ना, वो सेम तुम्हारा टरबाइन का शाफ्ट से कनेक्टेड है। तो ये फ्लाई व्हील घूमेगा, तो फ्लाई व्हील घूमेगा, तुम्हारा स्लीव जो है ऊपर की तरफ उठेगा। तो अब क्या, स्लीव ऊपर की तरफ उठेगा, तुम्हारा यहाँ पे जो है वो जो वॉल है वो ऊपर उठेगा। तो टरबाइन में जो ऑयल सप्लाई है वो देगा, तो वो ऑयल सप्लाई के थ्रू वो लोग कंट्रोल करेगा यहाँ पे गवर्निंग, आपका जो भी टरबाइन का जो स्पीड है उसको उस तरह से मतलब कंट्रोल करेगा। फिर उसके बाद में तुम्हारा जो पर्टिकुलर आता है ये हाइड्रोलिक गवर्नर। हाइड्रोलिक गवर्नर क्या है, हियर इज अ स्पीड ट्रांसड्यूसर। यहाँ पे ट्रांसड्यूसर से सेंट्रीफ्यूगल पंप। यहाँ पे क्या होगा कि अगर तुम्हारा टरबाइन का शाफ्ट के साथ में पर्टिकुलर कोई सेंट्रीफ्यूगल पंप भी जोड़ दिया हो, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप जोड़ दिया हो, सेंट्रीफ्यूगल पंप के थ्रू तुम्हारा जो कंट्रोल वाल है वो ओपन करना है। देखो टरबाइन का जो रोटर है, रोटर के साथ में एक पंप जोड़ दिया, वो पंप घूमेगा, वो ऑयल प्रेशर जनरेट करेगा और वो तुम्हारा स्टीम को सप्लाई एंटर करता है। मतलब सोचो कि टरबाइन का जो रोटर है उसके साथ में जनरेटर तो कनेक्ट है ही है, उसके साथ में एक तुम्हारा पंप लगा दिया। तो पंप एक ऑयल पंप लगा दिया, ऑयल पंप लगा के तुम्हारा क्या किया, ऑयल पंप लगाने से क्या होगा, वो ऑयल पंप से तुमने एक सिस्टम दे दिया कि मेरा कंट्रोल वाल्व उस ऑयल पंप से, ऑयल पंप का जो ऑयल है उससे ओपन क्लोज होगा। तो अब जैसे ही तुम्हारा टरबाइन का आरपीएम कम होगा,
तो तुम्हारा ऑयल का प्रेशर कम हो जाएगा। ऑयल का प्रेशर कम होगा तो तुम्हारा कंट्रोल वाल्व का जो ओपनिंग है पर्टिकुलर वो बढ़ जाएगा और स्टीम ज्यादा एंटर होगा। और जैसे जैसे तुम्हारा टरबाइन का स्पीड बढ़ेगा तो ऑयल का स्पीड भी बढ़ेगा। तो ऑयल का स्पीड बढ़ने पर उन्होंने ऐसा सिस्टम दे दिया है कि वहां पे आपका ऑयल का जो प्रेशर है वो कम होने पे, सॉरी, ऑयल का प्रेशर ज्यादा होने पे कंट्रोल वाल्व है वो कम हो जाएगा, ऑयल का सॉरी स्टीम कंट्रोल वाल्व है वो बंद हो जाएगा। तो स्टीम जो है वो कंपेरेटिवली कम एंटर होगा। तो इस तरह से उसको जो है हम लोग डिजाइन कर दिया, इसको बोलेंगे हाइड्रोलिक सिस्टम। ठीक है। सर हाइड्रोलिक का कुछ समझ नहीं आया। हाइड्रोलिक का कुछ समझ नहीं आया, स्पीड से निकल गया। हाइड्रोमैकेनिक समझ में आया? हाइड्रोमैकेनिकल। यस सर। ओके। हाइड्रोलिक में ये है, अगर तुम्हारा टरबाइन का जो रोटर है, टरबाइन का रोटर, उसके साथ में एक पंप कनेक्ट कर दिया। हाइड्रोलिक रोट टरबाइन का जो रोटर है, टरबाइन घूम रहा, पंप भी कैसे घूमता है? पंप को घुमाने के लिए क्या करते हैं? मोटर से घुमाते हैं भाई। पंप कैसे काम करता है, कोई बताएगा? सेंट्रीफ्यूगल पंप कैसे काम करता है? किसी ने देखा है सेंट्रीफ्यूगल पंप कैसा होता है? हाँ बताओ भाई, नहीं देखा हो तो भी बताओ, देखा है तो भी बताओ। आवाज ही नहीं आ रहा है यार। नो सर। नहीं देखे सर। नो सर। अच्छा ठीक है। नो सर। घर में मोटर होती है। मोटर क्या है? मोटर की एक शाफ्ट होती है। जब मोटर घूमती है तभी पानी ऊपर चढ़ता है ना। यस यस सर। सर। सेंट्रीफ्यूगल एक पंप होता है, उसमें क्या होता है कि अगर तुमको सेंट्रीफ्यूगल सिस्टम में अगर उसका रोटर को घुमाओगे, सेंट्रीफ्यूगल रोटर को घुमाओगे, तो तुम्हारा जो है वो पानी उस तरह से ऊपर, उसमें क्या होता है कि इम्पेलर होता है सेंट्रीफ्यूगल सिस्टम में। तो वो अगर जितना तेजी से घूमेगा उतना तेजी से तुम्हारा जो भी फ्लूइड है, वो लिक्विड है, वो उतना ऊपर चढ़ेगा। अब सोचो कि टरबाइन का जो रोटर है उससे मैंने एक पंप कनेक्ट कर दिया। ठीक है, पंप का रोटर कनेक्ट कर दिया। अब वो पंप जो है, पंप ऐसा है कि भाई जैसे जैसे टरबाइन का तुम्हारा स्पीड बढ़ा तो पंप के रोटर का भी स्पीड बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब उसका स्पीड बढ़ा तो जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, उसका प्रेशर बढ़ेगा। पंप का जितना स्पीड बढ़ाया उसके रेस्पेक्ट में तुम्हारा जो जो ऑयल था, वो फ्लूइड जो है उस पंप के थ्रू जाता है, वो ऑयल है। ठीक है। अब वो ऑयल जो है वो हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल वाल्व का ओपन और क्लोज के लिए। जो टरबाइन के अंदर स्टीम सप्लाई का जो कंट्रोल वाल्व है उसको ओपन क्लोज के लिए वो ऑयल हम लोग यूज करते हैं। अब सोचो कि टरबाइन का स्पीड है वो बढ़ा तो ऑयल का प्रेशर क्या होगा? पंप तेजी से घूमेगा तो ऑयल का प्रेशर है जो बढ़ेगा भाई, बढ़ेगा। बढ़ेगा। ऑयल का प्रेशर बढ़ा तो कंट्रोल वाल्व को उसने क्या एक अरेंजमेंट दे दिया, कंट्रोल वाल्व बंद करने के लिए बोल दिया। जैसे ही ऑयल का प्रेशर बढ़ा वहां पे एक सिस्टम जनरेट कर दिया कि भाई कंट्रोल वाल्व मेरा बंद हो जाए, कम हो जाए। तो अब जैसे ही कंट्रोल वाल्व कम हुआ, कंट्रोल वाल्व कम होगा, स्टीम का कंट्रोल वाल्व कम होगा तो स्टीम सप्लाई क्या होगा? ज्यादा होगा कम होगा? कम होगा। कम हो गया। अब स्टीम सप्लाई कम हुआ तो रोटर का स्पीड क्या हो जाएगा? घट जाएगा। घट जाएगा। अगर रोटर जो है वो मेरा स्पीड कम हो गया तो रोटर के साथ में कनेक्टेड पंप है उसका क्या होगा? उसका भी। उसका स्पीड कम हो जाएगा। हाँ। तो अगर स्पीड कम हुआ तो ऑयल प्रेशर क्या होगा? घट जाएगा। ऑयल प्रेशर घटेगा तो कंट्रोल वाल्व क्या होगा? मेरा बढ़ेगा। कंट्रोल वाल्व को ओपनिंग बढ़ जाएगा, कंट्रोल वाल्व को ओपनिंग बढ़ेगा तो क्या होगा? स्टीम सप्लाई के फिर साथ में क्या से। होगा? बढ़ेगा। फिर रोटर का स्पीड बढ़ेगा। समझ गए क्लोज लूप? तो इस तरह से वो लोग मेंटेन करता है, इस तरह से वो लोग मेंटेन करता है। सर मतलब शॉर्ट में सर अगर कम हो जा रहा है तो बढ़ने बोलता है और अगर बढ़ जा रहा है फिर कम होने बोलता है। हाँ बस वही है। ठीक है। तो यस सर।
अब लोगों का इससे भी सही नहीं हुआ कि लोग बोल रहे हैं कि नहीं भाई मेरा इससे भी ढंग से बराबर जो है वो एक्यूरेटली मेंटेन नहीं हो रहा है, उसको थोड़ा और अच्छा फाइन किया जाए, और कुछ अच्छा किया जाए इसमें। तो भाई और क्या अच्छा किया जाए, तो यहाँ पे उन लोगों ने फिर नया गवर्निंग सिस्टम लाया, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्निंग सिस्टम। अब इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्निंग सिस्टम क्या है? इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्निंग सिस्टम ये है कि आपका टरबाइन का जो आरपीएम है, टरबाइन का जो 3000 आरपीएम है, वहां पे वो लोड आरपीएम ये सब का एक सिग्नल जनरेट करता है। वो सिग्नल जनरेट करके वहां पे एक ऐसा सिस्टम बिठा दिया, ट्रांसड्यूसर टाइप का जो सिस्टम बिठा दिया, उसको हम लोग ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। वो ट्रांसड्यूसर कैलकुलेट करता है भाई कि 3000 आरपीएम है, 3000 आरपीएम है और अच्छा लोड है मेरा 2 मेगावाट, तो उसके अकॉर्डिंग वो ऑयल को कमांड देता है, ठीक है। तो ऑयल जो है वो पर्टिकुलर ऑयल उतना प्रेशर जनरेट करता है और वो कंट्रोल वाल्व को उसके अकॉर्डिंग ऑपरेट करता है। तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करके ऑयल का प्रेशर वो फिक्स करता है, और ऑयल का जो प्रेशर है वो आपका कंट्रोल वाल्व को ओपन क्लोज करवाता है। तो वहां पे एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल का जो यूज किया जाता है, वहां पे इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक टर्बाइन कंट्रोलर है, उसको हम पर्टिकुलर बोलते हैं। और अभी जो लेटेस्ट जो भी टर्बाइन आ रहा है उसमें हम इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक टर्बाइन कंट्रोलर्स को यूज करते हैं, ठीक है। सर मतलब इसको सर कंप्यूटर से ही ऑपरेट किया जा सकता है ना? हाँ, पूरा कंप्यूटर से, सारा सिस्टम ही बेसिकली कंप्यूटर से ही होता है। उसमें बहुत सारा टेक्नोलॉजी लगा दिया गया है, और वहाँ आपको बाहर जाके कुछ नहीं करना है, सिस्टमेटिक वो पूरा ऑटोमेशन बेस्ड हो गया है सब कुछ, ठीक है। बताओ उसमें कुछ और समस्या, कुछ कहा नहीं, तुमको समझ नहीं आ रहा है? बोलो बोलो, चले आगे फिर। यस सर। ओके, तो ये जो सारा गवर्निंग सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा है ये है थ्रोटल गवर्निंग। थ्रोटल गवर्निंग में क्या होता है नॉर्मली, ये जो थ्रोटल गवर्निंग है, ये पेज दिख रहा है ना, टाइप्स ऑफ गवर्निंग, वन नोजल गवर्निंग, थ्रोटल गवर्निंग, बाईपास गवर्निंग। यस। तो ये जो सारा सिस्टम था थ्रोटल गवर्निंग है। थ्रोटल गवर्निंग में क्या है, आपने वॉल को थ्रोटल किया, अब वॉल को थ्रोटल करने के बाद में क्या होगा, वॉल को थ्रोटल करने की वजह से आपका स्टीम है जो कम गया, तो लोड कम बना, तो आपने एक थ्रोटलिंग प्रोसेस किया है, कम किया ज्यादा किया, वॉल को ओपन क्लोज किया, तो दैट इज बेसिकली है थ्रोटल गवर्निंग। बट अब व्हाट इज द नोजल गवर्निंग? नोजल गवर्निंग में एक्चुअली क्या होता है, आपका ऐसा सिस्टम दे दिया कि उसमें क्या होगा कि सेट ऑफ नोजल दे दिया भाई, उन्होंने सिस्टम में एक जगह से स्टीम इनपुट नहीं कराया। अब उसने क्या किया कि मेरा इस तरह से प्रोविजन दे दिया सिस्टम में कि 20 एक नोजल दे दिए, 20 नोजल दे दिया। अब 20 नोजल में क्या है, अब वो नोजल है वो लोड के हिसाब से नोजल्स का ओपनिंग होगा। तो उसने बोला कि भाई ये 1 से 4 जो सेट है नोजल का, वो इतना इतना लोड पे मेरा जो 4 नोजल्स है उनका अंदर स्टीम जाएगा। तो उस तरह से कुछ सिस्टम बना दिया कि उन 4 नोजल्स के अंदर आपका स्टीम पहले जा रहा है। लोड जैसे और इंक्रीज किया तो फिर 5 से 10 नंबर का जो है नोजल्स है उनमें स्टीम जाएगा। वो नोजल का जो फ्रंट है उनका वो वॉल है वो खुल जाएगा और नोजल से स्टीम जाएगा। और फिर उसके बाद में है तो फर्दर और नोजल्स है उन सीक्वेंस में उन नोजल में जाएगा। तो इस तरह से सीक्वेंस बना दिया है नोजल्स का, पहले इनमें स्टीम जाएगा और बाकी उस तरह से उसका नोजल का जो है फेस ओपन हो जाता है उस सिस्टम में और आपका नोजल में स्टीम जाता है। तो दैट इज बेसिकली है नोजल गवर्निंग। इसमें डायग्राम दिया हो तो बता देता हूँ तुमको। ये तुम लोगों को बता दिए, ये थ्रोटलिंग गवर्निंग है, जिस तरह से ऑयल सप्लाई होता है और ये सब मिक्स में रहता है आपका, ये सारा चीज तुम लोगों को ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हूं मैं। उसके बाद में आता है व्हाट इज द बाईपास गवर्निंग। बाईपास गवर्निंग में क्या होता है, ये नोजल वाला क्लियर हुआ ना? अगर नहीं हुआ तो ये देखो ये वाला इमेज देखो, स्टीम यहाँ से इन हुआ
फिर उसके बाद में पहले तुम्हारा ये फर्स्ट नोजल, ये इस सेट में नोजल में जो स्टीम है वहां जा रहा है। फिर अगर और ओपनिंग अगर रिक्वायरमेंट होगा तो यहाँ से फिर स्टीम जाएगा। फिर यहाँ सेट ऑफ नोजल से स्टीम जाएगा। इस तरह से नोजल्स का है वो सेट रहता है, और उसमें अकॉर्डिंगली आपका जो भी रिक्वायरमेंट था उसके अकॉर्डिंग आपका स्टीम है वो टरबाइन के अंदर एंटर करता है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो अब है आगे हम लोगों का बाईपास गवर्निंग। बाईपास गवर्निंग में ये रहता है, ये बहुत छोटा टरबाइन्स में कहीं यूज होता था बाईपास गवर्निंग। तो बाईपास गवर्निंग में बेसिकली ये रहता है कि तुम्हारा स्टीम है वो डायरेक्टली जितना भी होता है स्टीम वो फर्स्ट स्टेज प्रेशर डायरेक्टली तुम्हारा टरबाइन के अंदर जो है वो एंटर कर गया, ठीक है। फिर उसके बाद भी हम लोगों को वो दो दो स्टेजेस में टरबाइन डिवाइडेड रहता है। तो उसमें अगर तुम्हारा ये जो है ना, यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन होता है भाई, तुम्हारा पाइप का साइज ही वो है, टरबाइन के अंदर एंट्री लेवल ही उतना रहता है कि उतना ही स्टीम जाएगा। लेकिन 80% तक तो लोडिंग में तुम्हारा टरबाइन आया था। जैसे कि 10 मेगावाट की टरबाइन है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 मेगावाट की टरबाइन है तो 8 मेगावाट तक तो उसमें इतनी कैपेसिटी है यहाँ पे कि वो 8 मेगावाट का स्टीम उसके अंदर एंटर हो जाएगा। फर्दर उसके अंदर स्टीम एंटर नहीं होगा। तब वो क्या करते हैं, वहां पे ये जो बाईपास जो है टरबाइन का आरपीएम जब कम होने लगता है तो बाईपास जो है वॉल्व जो है वो ओपन हो जाता है, और वो स्टीम देता है सीधा सेकंड फेज में। सेकंड फेज में स्टीम देता है तो वहां पे थोड़ा बहुत और स्टीम का आरपीएम, टरबाइन का जो आरपीएम है वो बढ़ जाता है। और लोग है वो रेटेड मेगावाट है, रेटेड मेगावाट यानी 10 मेगावाट का टरबाइन है तो 10 मेगावाट पे टरबाइन चलने लगता है। तो वो एक बाईपास गवर्निंग सिस्टम है। ये दो पर्टिकुलर जो गवर्निंग सिस्टम है तुमको नॉर्मली कहीं देखने को मिलेगा नहीं इतना जल्दी। तो नॉर्मली ये तुम्हारा जो भी रहता है वो थ्रोटल गवर्निंग ही यूज किया जाता है। जी, वो कुछ डाउट है तो बताओ। इतना सन्नाटा क्यों है, नहीं समझ में आया? सर समझ में आ गया। आ गया ना? सर ये जो अनीश का नोजल गवर्निंग सिस्टम होता है उसका हम्म। यूज कहाँ पर होता है? ये नोजल गवर्निंग भी एक टाइप है, वो टरबाइन में ही होता है बेसिकली, लेकिन अब अलग अलग वेरियस टाइप का टरबाइन होता है वहाँ यूज होता है। मैं अभी तो इसको पर्टिकुलर देखा नहीं है कहीं पे कि रिसेंट इन पावर प्लांट्स, मैं और किसी इंडस्ट्रीज में भी काम किया हूँ वहाँ पे भी नोजल गवर्निंग उतना नहीं देखा हूँ। नॉर्मली थ्रोटल गवर्निंग को ही उसमें लिया जाता है काम में। जो कॉम्पैक्ट टरबाइन आता है वेरियस टाइप का, तो वहाँ पे नोजल गवर्निंग को हो सकता है ये लोग मतलब बड़ा टरबाइन में तो आपका डेफिनेटली ये नोजल गवर्निंग सिस्टम नहीं है आपका। मीडियम रेंज ऑफ टरबाइन और भी होगा वहाँ पे शायद तक नोजल गवर्निंग यूज करते हो, अभी इतना वो आई थिंक नहीं होगा इसका, यूज नहीं होता होगा। और अनीस कहाँ है आज? अनीस ज्वाइन नहीं किया है क्या? तो जॉइन किया है पर वो बोल रहा था कि उसका माइक ऑन नहीं हो रहा था। वो कब ओके से कुछ ओके, कोशिश कर रहा था पर नहीं हो रहा था। ठीक है। अगर किसी का कुछ क्वेरी और माइक ऑन नहीं हो रहा है तो टाइप भी कर सकता है सिस्टम में अपना यहाँ पे चैट बॉक्स में। सो नेक्स्ट ये है कि गवर्निंग सिस्टम के थ्रू हम लोग प्रोटेक्शंस जो है प्रोटेक्शंस भी दिया जाता है। टरबाइन को ट्रिप करने का प्रोटेक्शंस दिया जाता है। ये प्रोटेक्ट गवर्निंग सिस्टम वाला पेज दिख रहा है ना, गवर्निंग सिस्टम प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट्स प्रोटेक्शन। यस सर। तो ओवर स्पीड गवर्निंग है, लो ल्यूबॉयल प्रेशर है, लो वैक्यूम है, एक्सियल शिफ्ट है। ये पर्टिकुलर कुछ कुछ प्रोटेक्शंस दिए जाते हैं जहाँ पे टरबाइन को हम लोग ट्रिप करते हैं। तो बेसिकली ओवर स्पीड जो गवर्निंग ओवर स्पीड पे ट्रिपिंग इसलिए दिया जाता है कि वो ज्यादा स्पीड पे वैसे ही तुम्हारा प्रॉब्लम करेगा, वाइब्रेशन बढ़ेगा और हो सकता है कि फर्दर कुछ डैमेजेस हो जाए।
लो ल्यूबल प्रेशर है, लो ल्यूबल प्रेशर पे भाई ट्रिपिंग क्यों देगा, कोई बताएगा मुझे? लो ल्यूबल प्रेशर पे टरबाइन ट्रिप क्यों किया जाता है? सर प्रेशर कम होगा तो स्टीम ज्यादा फ्लो होगा, जो नहीं गवर्नमेंट। नहीं 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 नहीं, लो ल्यूबल प्रेशर पे इसलिए होगा प्रॉब्लम तो उसको सीधा सीधा समझो, अगर ल्यूबल प्रेशर है, ल्यूबल सिस्टम में भी आपका बेयरिंग में भी तो ऑयल जाना चाहिए ना। अगर बेयरिंग में ऑयल नहीं जाएगा तो मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा, तो वहां पे आपका सिस्टम में इस तरह से प्रोटेक्शन दिया जाता है, गवर्निंग सिस्टम वहां पे भी आपका टरबाइन को है ट्रिप करवा देता है, ठीक है। लो वैक्यूम होगा, लो वैक्यूम में क्या होता है पर्टिकुलर, अगर आपका वैक्यूम लो हो गया, सिस्टम में वैक्यूम लो हो गया तो टरबाइन में स्टीम फ्लो प्रॉपर नहीं होगा, जो स्टीम अंदर एंटर हो रही है वो बाहर हम निकाल नहीं पाएंगे, तब भी प्रॉब्लम है, तो वहां पे भी हम लोगों का टरबाइन ट्रिप करवा दिया जाता है। एक्सियल शिफ्ट है, अगर टरबाइन मेरा फ्रंट से आगे अपवर्ड फ्रंट मूव करेगा तब भी आपका प्रॉब्लम कर सकता है, वो रोटर बाहर निकलने की कोशिश करेगा। और फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड, फिक्स ब्लेड के पास में ही मूविंग ब्लेड रहती है, ठीक है, केसिंग में मेरा फिक्स ब्लेड रहता है, रोटर के ऊपर रहती है मूविंग ब्लेड्स। तो अगर मेरा रोटर सीधा आगे मूव करना चालू हुआ, और अगर रोटर मूव करना चालू हुआ तो जो फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड है आपस में टकरा जाएगी, तो भी प्रॉब्लम होगा, तो वहां टरबाइन ट्रिप किया जाता है। हाई वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है तो मेरा टरबाइन ट्रिप कर लेते हैं। बियरिंग का टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी दिक्कत है, वहां टरबाइन ट्रिप किया जाता है। डिफरेंशियल एक्सपांशन है, ये बहुत सारा टर्म्स है जिसमें टरबाइन को और प्रोटेक्शन देके ट्रिप किया जाता है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट ये कुछ प्रोटेक्शन है, ये और डीपली है, बहुत सारा है। अब तुमको डिफरेंशियल एक्सपांशन समझाने जाऊंगा तो मतलब ये है कि आपका जो रोटर है, रोटर के ऊपर केसिंग है, रोटर ज्यादा एक्सपांड करता है और आपका केसिंग है वो धीरे धीरे एक्सपांड करता है, तो उन दोनों में किस तरह से अगर रोटर ज्यादा एक्सपांड कर गया, केसिंग एक्सपांड नहीं किया, तो भी आपका फिक्स ब्लेड मूविंग ब्लेड है वो कांटेक्ट में आ जाएगा। तो ये सारा चीजों को अवॉइड करने के लिए उसका टरबाइन को ट्रिप किया जाता है, आपका सीधा सीधा स्टीम जो है वो सप्लाई बंद कर दिया जाता है खैर ये सारा जो पैरामीटर्स है वो अगर आपको आप में से कोई भी पर्टिकुलर पावर प्लांट ऑपरेशन में जाएगा तो उसके लिए ज्यादा जरूरी है, बट उससे पहले जो भी था ये सिस्टम था वो आई थिंक पावर प्लांट के बारे में बेसिक आप लोगों को लगभग पता चल गया है, उसको एक्सप्लेन कर दिया गया है। और इस पावर प्लांट का बेसिक में इतना कुछ है कि आपको वो सारी चीजें हो सकता है नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी यूजफुल आए, हो सकता है आप किसी भी प्लांट में जाए तो वहां पे भी आपको ये सारी चीजें कहीं न कहीं रिलेवेंसी रहता ही है। नॉर्मली इतना भी इक्विपमेंट कोई हायर टेक्नोलॉजी का नहीं हो गया है कि जिसमें नहीं रहता, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब में रहता है, जैसे कि ये फ्लाई वॉल है, गवर्निंग सिस्टम है, तो कहीं न कहीं किस तरह से गवर्निंग हो रहा होगा, कहीं पे कुछ फ्लो एक्ट करना होता होगा, कहीं कुछ फ्लो रिक्वायरमेंट होगा तो वहां पे कुछ ना कुछ बेसिकली ये लोग यूज करता ही होगा। So basically each and everything is has been related in the plant. So that's it from myself. ये आज लास्ट सेशन था आई थिंक, आई होप टर्बाइन का तो अभी किसी को कुछ डाउट है तो बताओ, कुछ क्वेरी है तो क्वेश्चन रेज करो। सर हम लोग का भी और 2 वीक है ना, 2 या 3 वीक से। टर्बाइन का नहीं सर, ये पावर प्लांट ऑपरेशन का। और प्लांट ऑपरेशन 2-3 वीक और है, हाँ सर। बट ये तुम्हारा ऑफलाइन है क्या? नहीं सर, ऑनलाइन ही चल रहा है। 6 वीक का मॉड्यूल हो गया। 6 वीक का मॉड्यूल हो गया क्या? रिसेंटली तो मुझे तो पावर प्लांट ऑपरेशन के बारे में तो शायद यही बताया था, अब या तो कुछ और चीजों के कि ऑपरेशन में, या तुमको और कुछ अदर चीज का नेक्स्ट डे से क्लासेस होगा मे बी, इलेक्ट्रिकली या कुछ और टॉपिक पे तुम्हारा जो ऑपरेशन से थोड़ा बहुत हटके होगा, हो सकता है उस पे तुम्हारा क्लासेस हो। अगर उस पे नहीं, अगर ऑपरेशन पे होगा आई डोंट नो किस तरह से वो लोग प्लान किए हैं। खैर अभी इस पे तुम लोगों का कुछ डाउट है तो ऑफलाइन अभी तुम लोगों को कुछ बोला नहीं है ना किसी को कि ऑफलाइन कब से चालू हो रहा है या क्या है?
18 अप्रैल अच्छा, से सर हो रहा है 18 सर। तारीख से 18 तारीख से अप्रैल क्लास है से अब। है। ओके, तब तक तो तुम्हारा ऑनलाइन चलेगा। तो यस अभी तुम सर। लोगों का ऑनलाइन मतलब तो पूरा सर दिन में एक ही मॉड्यूल होता है या और भी कुछ पढ़ाई होता है, या सिर्फ एक बार ये एक पढ़ाई बस हो गई यही और बात सर, खत्म? आप जितना देर लिए ना, बस इतना ही देर, और नहीं बस होगा। मजे करो। हाँ सर। बढ़िया है रे भाई, सही है। दिक्कत होता है सर समझने में थोड़ा। दिक्कत तो मैं वो बाकी तो समझ सकता हूँ। बढ़िया। हाँ बाकी तो बाकी तो सर ऐसे ही घर में ही बैठे रहते हैं। हाँ वो समझ रहा हूँ मैं उस चीज को कि तुम लोग वो ऑनलाइन किसी चीज को डिलीवर करना बहुत ही वो थोड़ा सा रहता है कि एक 1 to 1 रहता है, या उसमें हम लोग बोर्ड पे भी कुछ कर सकते हैं। उस तरह से भी इन लोगों के पास क्लासेस है, लेकिन वो उतना अवेलेबल रहता नहीं है, क्लासेस फ्री नहीं रहता। नहीं तो वो जिस तरह से इन लोगों के पास एक फैसिलिटी है, वो क्या कहते हैं, पूरा जो यूट्यूब वाला नहीं समझाता है तुमको बोर्ड पे, और वो जिस तरह से ऑनलाइन क्लासेस होता है जहाँ पे, उस तरह का भी सेटअप है एसएनटीए के पास में। खैर शायद तक वो कहीं और यूज कर रहे होंगे उसको। सो आई होप तुम लोग को थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा पावर प्लांट के बारे में यार। सर इतना यस बड़ा सर। मॉड्यूल हम लोग का सर इतना बड़ा मॉड्यूल हम लोग का सर प्रोसेस टेक्नोलॉजी ही हुआ था। इतना बड़ा मॉड्यूल प्रोसेस टेक्नोलॉजी हुआ था ना, और इसके वो तो बाद सर 8 हफ्ता का था। 8 हफ्ता का था। हाँ यस तो सर। तुमको बेसिकली अगर ऑपरेशन में डालना मे भी तुम लोग शायद तक पावर प्लांट में डिप्यूट कर दे, और तुम लोगों का जो पावर प्लांट का मॉड्यूल है वो इतना बड़ा रखा है। अभी ये लोग पहले क्या होता था नहीं ना सर, हमको सब। नहीं सर। सर हम्म। क्या है ना, हम लोग का जो पावर प्लांट है ना, वो सर ऑफलाइन में नहीं होगा हम लोग का। 1 हफ्ता भी ऑफलाइन में नहीं है। लेकिन अच्छा। वही दूसरा ओपी वाला लोग है ना, दूसरा ऑपरेटर वाला लोग, उन लोग का ऑफलाइन में है सर। हम लोग को और ऑफलाइन का भी टान के ऑनलाइन में ही डाल दिया है। हाँ, इसीलिए इतना लंबा हो गया सर, नहीं तो 3 हफ्ता का ही होता। नहीं तो 3 हफ्ता का ही होता। हाँ दिन का 2-3 क्लास होगा तो हो ही जाएगा पावर प्लांट भी तुम लोगों का उसमें। खैर अपना हिसाब से उन लोगों ने कुछ डिजाइन किया होगा आई थिंक, उसके अकॉर्डिंग भी होगा। और भी बैचेज होंगे तुम्हारे साथ में। तो ये कौन सा बैच है तुम लोगों का, 2021? यस सर। यस सर। अभी तो तुम लोगों को 1 साल भी नहीं हुआ होगा ना कंप्लीट? अक्टूबर 11 को ज्वाइनिंग हुआ था सर। हाँ 11 अक्टूबर को, तो अभी तो तुम्हारा स्टार्ट है भाई। खैर ठीक है। अपना अपना भाई तैयारी करते रहो, बहुत अपॉर्चुनिटी है। अगर तुम लोग आगे सिस्टम को जानते हो अपना, मैं तो यही बोलूंगा कि ठीक है तुम लोग आए हो इनिशियली, लेकिन अपना जो भी ग्रेजुएशन वगैरह है वो टेक्निकल फील्ड में करोगे तो तुम लोगों को और अच्छा बेनिफिट मिलेगा उसका आगे, और तुम उसको क्लाइम कर सकते हो। देखो ऐसा है कि टाटा स्टील में बहुत सी जगह है जो वहाँ पे क्या होता है ना, लोग जाते ही सिस्टम में आइसोलेट हो जाते हैं, बोले कि नहीं ठीक है हम लोगों को तो यहीं रहना है। बहुत सारा तुम लोगों के साथ वाला लड़का, हम बहुत सारे लोगों को डील किया है, जो कुछ लोग थे जिनको अच्छा एटमॉस्फेयर मिल गया, जहाँ पे अच्छे ट्रेंड ऑफिसर्स थे, या उनका जो सुपीरियर था वो ट्रेंड है और अच्छे हैं, तो वो लोग भी थोड़ा ग्रूम कर जाते हैं और टेक्निकली साउंड हो जाते हैं। और ठीक है, हमेशा किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे आप ग्रूम कर जाओ, आप वहाँ का रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो तुमको कहीं ना कहीं तुमको वो अपॉर्चुनिटी को तुम ग्रैब कर पाओगे और थोड़ा सा ग्रो कर जाओगे। नहीं तो क्या होता है ना, बहुत सारा यहाँ पे ऐसा भी है बहुत सारा सिस्टम में कि भाई ठीक है मुझे तो क्या करना है, जो काम है वो मेरा ठीक है। अगर वो वाला माइंडसेट लेके चलोगे तो अब सिस्टम धीरे धीरे बहुत सारा सिस्टम बदल रहा है। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि कभी अपने ऊपर वो वाला मेंटेलिटी मत हावी हो देना कि नहीं ठीक है। समझ कि हमेशा एक क्वेश्चन रेडी रखो कि नहीं सर ये क्यों हो रहा है, अच्छा हम मेरे को ये टास्क दिया है तो ऐसा क्यों करना है, इससे क्यों होगा। क्योंकि अगर तुम किसी प्लांट में पर्टिकुलर काम भी करते हो सकता है कि तुम्हारा सुपीरियर तुमको कुछ काम दे दिया, और हो सकता है कि वो कहीं कुछ और सोचते हुए उसने कुछ गलत टास्क दे दिया। तो प्रोसेस इतना क्रिटिकल चीज होता है कि वहां पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। शायद तक आज आप कुछ वॉल ऑपरेट करवा के चले गए या बंद करवा के चले गए,
और नेक्स्ट शिफ्ट वाला आएगा तुम लोगों को, और उसका जो है धीरे धीरे वो सिस्टम में इम्पैक्ट डालेगा। तो हमेशा वो चीज ध्यान रखना है, कुछ भी काम कर रहे तो क्यों कर रहे हैं, अगर ये करूंगा तो क्या होगा, अगर और क्या क्या हो सकता है उसमें, सिस्टम में क्या क्या लाइंस आता है, क्या क्या सिस्टम से उस पर्टिकुलर सिस्टम से लाइंस निकलता है, और ओवर द पीरियड अगर मैं उसको बंद करके रखता हूँ या खोल के रखता हूँ तो क्या होगा, वो हमेशा जान के रखना है। और उसके बारे में हमेशा जानने की कोशिश करना है सिस्टम के बारे में। कभी भी वो एटीट्यूड लेके जिंदगी में मत चलना कि नहीं भाई हो रहा है ठीक है देखूंगा, कोई मतलब नहीं है, हाँ ठीक है, तो उसमें कोई मतलब नहीं है, वो ठीक है अपना आना जाना टाइम पास करने वाला एटीट्यूड हो जाता है। वो तुमको आगे जब जाओगे तुमको बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे हालांकि। तो बेसिकली वो एटीट्यूड ठीक है, वो सबसे मिलजुल के काम करने का, बट उस तरह का एटीट्यूड हमेशा अवॉइड करने का। उस तरह का एटीट्यूड अवॉइड करके चलोगे तो तुमको सिस्टम से लर्निंग भी होगा। भाई ठीक है तुम्हारा अगर किसी दिन कुछ ग्रोथ स्लो हो रहा है, बट तुम्हारा अगर नॉलेज अच्छा हो जाएगा उस टाइम पे, तो जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा तुमको एकदम से तुम्हारा ग्रोथ है वो पिक कर जाएगा वहां पे, है ना। तुम सब काफी लोग अच्छे हो, जो जित सब अच्छे ही स्टूडेंट हो, इसलिए तुम पर्टिकुलर एग्जाम क्लियर करके तुम लोग इसमें ज्वाइन किए हो। तो कभी भी उस तरह से वो अपना जो ग्लो है उसको कम नहीं करना, हमेशा ग्रूम होते रहना है, हमेशा समझते रहना है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। जब भी आदमी कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने खुद यही फेस किया है कि अगर आप कोई चीज को अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके करोगे तो तुमको और ज्यादा सीखने को मिलेगा, क्योंकि तुमको खुद टेंशन होगा कि मैं ये काम कर दिया तो क्या होगा। तो जब तुम्हारे ऊपर आएगा ना तो तुम और उसको अच्छे से सीखोगे और अच्छे से कर पाओगे कोई भी काम, ठीक है। और अभी ये भी इसके रिलेटेड किसी को कुछ डाउट है तो तुम लोग पूछ सकते हो, किसी का भी कुछ क्वेरी है तो। सर अगर टाटा स्टील में हम लोग कोई भी डिग्री, मतलब टाटा स्टील में रहते हुए कोई भी डिग्री अगर हम लोग डिस्टेंस से करेंगे तो उसको वैल्यू मिलेगा सर प्लांट में, टाटा स्टील में? हाँ हाँ मिलता है, वैल्यू मिलता है, बट तुम लोग उसके लिए देखो हर टाइम पे मेरा यही कहना है, पॉलिसीज बहुत कुछ चेंजेस होता है यहाँ पे पर्टिकुलर जो अभी तक मैंने सुना है कि तुम लोग INS फोर्स से अ, उसको आगे जो ग्रूम करना रहता है थ्रू द NS7, तो उसके लिए जो डिग्री होता है, डिप्लोमा होता है, वो इवनिंग क्लासेज होता है टाटा स्टील में। वो इवनिंग डिप्लोमा करके तुम लोग अगर अच्छा अपॉर्चुनिटी, किसी ने अच्छा ग्रैब कर दिया सिस्टम में पकड़ बना लिया, तो बहुत बार NS7 का रिक्वायरमेंट आने पे डायरेक्टली तुम लोगों को NS4 से सीधा NS7 भी बनाता है। अगर तुम लोगों का और अच्छा मतलब वहाँ पे है, तो सब लोग जानता है तुम अच्छा प्रोसेस हैंडल करता है, तो फिर उसके बाद में तुम लोगों को एग्जाम होता है IELTS 6 का, तो वो ठीक है, एग्जाम के बाद में अगर इंटरव्यू भी होता है तो वो इंटरव्यू में बैठता वही का हेड है, तो वो तुम लोगों को जानेगा ऑलरेडी भाई, तुम लोगों को पहचानेगा, तो वो तुमको एज ए प्रमोट भी करेगा, IELTS 6 भी करेगा, लेकिन उसके लिए तुमको अपना नॉलेज और ये जो वर्क है वो तुमको साउंड करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा। और बाकी अगर कोई फर्दर कोर्स भी करना चाह रहे हो तो एक बार तुम लोगों के लिए BU HR हमेशा ओपन है, उससे बात कर सकते हो कि किस तरह से इस कोर्स में मेरे को क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और अलग अलग कोर्सेज भी आता है तुम लोगों का यहाँ पे ये एनवायरनमेंट पे डिप्लोमा वगैरह बहुत कुछ ओपन होता रहता है, कर सकते हो, और अच्छा भी है, वो करना भी चाहिए। सो अभी किसी का और कुछ क्वेरी डाउट और द पावर प्लांट पर्टिकुलर जो आज हम लोगों ने पढ़ा, नहीं तो फिर सेशन कंक्लूड करते हैं। तो ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।